नमस्कार। नाइन्थ क्लास। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, जलवायु। तो ये कहता है कि पिछले जो 2 अध्याय हमने पढ़े, इसमें हमारे देश की इस्तेलाह करती है या अफवाह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। भाई कैसे हमारी इस्तेलाह करती है, स्थल क्या करती कैसी है, पहाड़ी भी है, पठारी भी है, मैदानी भाग भी है। अफवाह में हमने नदियों के बारे में पढ़ा। किसी भी एक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही है, स्थलाकृति और अफवाह। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात वहाँ की वायुमंडल की दशा कैसी है, वहाँ की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक यानी कि लू चलती है मई के महीने में क्यों होता है, जून जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे कि हमारी ये जो वायुमंडल की अलग अलग दशाएं क्यों हैं, ऐसे अलग अलग मौसम क्यों आता है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक की अवधि में मौसम की अवस्था या विविधता वो जलवायु कहलाती है। एक लंबे चौड़े क्षेत्र में, जैसे कि हमारे देश में 30 साल से कम 30 टाइम भी हमने देखा है, हमने हालांकि बहुत सालों से देखा, 30 से भी ज़्यादा, कि मई जून में गर्मी पड़ती है, जुलाई 1 सितंबर में वर्षा होती है, दिसंबर जनवरी फरवरी में सर्दी पड़ती है। ये स्थिति हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। तो किसी जगह की लंबे समय से ऐसी स्थिति है ना, तो वो वहाँ की जलवायु कहलाती है। यानी कि लंबे समय तक वो सिस्टम है वहाँ पर। जो मौसम होता है ना, मौसम चेंज हो जाता है, एक दिन में हो सकता है 4 बार चेंज हो जाए मौसम। तो कि मान लो मौसम सुबह धूप, दोपहर को हो सकता है कि मौसम हवा चेंज होकर वर्षा आनी शुरू हो जाए और वर्षा के बंद होते ही दोबारा धूप निकल जाए। मौसम दिन में 4 बार भी चेंज हो सकता है। मौसम तो एक विशेष क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को कहते हैं मौसम, लेकिन जलवायु तो वहाँ का लंबे समय से जो वहाँ का तापमान कैसा है, वायुमंडलीय कैसा है, हवा कैसे चलती है, वहाँ पर नमी कितनी है, वर्षा कैसे होती है, ये सारी चीज़ें जलवायु में आती है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में, हाँ मौसम, अभी मैंने आपको बताया कि मौसम तो एक दिन में हो सकता है, कई बार चेंज हो जाए, कभी गर्मी कभी वर्षा होनी शुरू हो जाए, वर्षा बंद होते ही दोबारा निकल जाए। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीने या वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। हो सकता भी दिन में 4 बार भी चेंज हो जाए, और हो सकता है कि कई दिन गर्मी पड़े। जैसे जून में हो सकता है 10 दिन तक लगातार लू भी चले, तो 10 दिन हो सकता है मौसम चेंज ना हो। सर्दियों में 10 दिन तक ठंडे, 10-15 दिन हो सकता है लगातार ठंडे हो, शीत हवा चले। तो या कई दिन आसमान में बादल हो, कई दिन साफ हो। तो महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को हम फिर गर्मी या सर्दी की ऋतुओं में बांटते हैं। भाई सर्दी की ऋतु का मतलब क्या है, एक दिन सर्दी पड़े तो उसको हम सर्दी ऋतु थोड़ी कह सकते हैं। जब लंबे समय तक शीत अवस्था हो तो हम उसको हम सर्दी की ऋतु कहेंगे। लंबे समय तक गर्मी की अवस्था हो तो वो हमारी गर्मी की ऋतु कहलाएगी। तो लंबे समय तक की अवस्था है ना, वो उसके हिसाब से मौसम या उसको ऋतु के अंदर डिवाइड करते हैं। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है, इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। आप देखो, ये कहता है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में जो ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। ऋतु जैसे गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, तो भूमि के जो ऊपर की वायु है ना, वो गर्म हो जाती है। ठीक है, गर्म चीज़ हल्की होती है तो वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। तो जब भूमि के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र क्यों, जो जगह तो खाली हो गई, खाली क्यों हो गई, हवा का दबाव था, हवा हल्की हो गई, हवा तो ऊपर उठ गई।
गर्मियों में हवा समुंदर से पृथ्वी की ओर चलती है, सर्दियों में उल्टा हो जाता है, सर्दियों में हवा पृथ्वी से समुंदर की ओर चलती है। तो ये जो साल में वायु की दिशा में जो चेंज आता है ऋतु के अनुसार, इसको ही मानसून कहा जाता है। भारत की जलवायु मानसूनी है, क्योंकि भारत में गर्मियों में हवा समुंदर से थल से जल की ओर, और सर्दियों में स्थल से, गर्मियों में जल से स्थल की ओर और सर्दियों में स्थल से जल की ओर चेंज होता है, इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्यतः प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए विदेश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता है। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम या दूसरे मौसम में किस प्रकार भिन्नता है। ठीक है, तभी हम देखते हैं भी एक जगह से दूसरी जगह के मौसम में फ़र्क है। जैसे दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, हमारा उत्तरी भारत है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, इन राज्यों में खूब ठंड पड़ती है। उस समय जब हम समुद्री भाग में जाते हैं, हमारे जो समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं, हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, इन राज्यों में सम जलवायु होती है। वहाँ ना सर्दी पड़ती ना गर्मी पड़ती। गर्मियों में राजस्थान में मरुस्थल में कुछ स्थानों पर गर्मियों में हम देखते हैं कि राजस्थान में तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं तापमान 20 डिग्री ही रहता है। सर्दियों में रात में जम्मू कश्मीर में तापमान -45 डिग्री तक पहुँच जाता है, लेकिन तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी, वहाँ तापमान 22 डिग्री के लगभग रहता है। यानी एक देश में ही दो जगह की जलवायु में कितना फ़र्क है। गर्मियों में राजस्थान में 50 डिग्री है, राजस्थान से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर है जम्मू कश्मीर, वहाँ तापमान 20 डिग्री है। तो कितना डिफरेंस है एक देश के अंदर। अगर हम देखें, कुछ क्षेत्रों में रात व दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे राजस्थान में दिन का तापमान 50 डिग्री तक हो सकता है, और उसी रात हो सकता है तापमान गिरकर 15 डिग्री भी हो जाए। यानी कि दिन और रात के तापमान में कितना अंतर है। दूसरी ओर हम केरल की तरफ, समुद्र के पास वाले जितने भी राज्य हैं हमारे, वहाँ दिन रात के तापमान में ज़्यादा फर्क नहीं आता, 2-4 डिग्री का फ़र्क आता है। जो दिन में तापमान होता है 2-4 डिग्री कम रात का होता है। लेकिन उत्तरी भारत में हम देखें, दिन और रात के तापमान में दिन रात का 20-20 डिग्री कम हो जाता है। दिन में 45 डिग्री, रात को 30 डिग्री। अतः वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप में भी ये ऐसे हम वर्षा में देखेंगे, वर्षा की मात्रा भी ऋतु के अनुसार वितरण में अंतर है। हिमालय क्षेत्र है हमारा, वहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा होती है या वहाँ बर्फ़ पड़ती है। हिमालय में वर्षा होती है किसके रूप में? बर्फ़ के रूप में। वर्षण क्या है? वर्षण पानी का भूमि के ऊपर गिरना, वो वर्षण है। लेकिन पानी किस रूप में गिर रहा है, वो वर्षण 3 प्रकार का है। जैसे पानी बर्फ़ के रूप में भी गिर रहा है, पानी बूंद के रूप में, जैसे वर्षा होती है तो बूंद के रूप में। हिमालय में पानी कैसे गिरता है? बर्फ़ के रूप में, और कई बार ओले भी आते हैं। वर्षण 3 प्रकार का होता है। वर्षा बूंद के रूप में, हिम के रूप में, ओले के रूप में। हिमालय में वर्षण कैसे होता है? हिम के रूप में। और देश के शेष भाग में वर्षा किस रूप में? वर्षा के रूप, पानी कैसे गिरता है? वर्षा के रूप में। वार्षिक वर्षण, पूरे साल के वर्षा देखें, मेघालय में तो होती है 400 सेंटीमीटर वर्षा, राजस्थान में वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर। यानी कि एक ही देश में देखो हर चीज़ में डिफरेंस आ रहा है। तापमान में डिफरेंस, जलवायु में डिफरेंस, वर्षा में डिफरेंस। मेघालय में 400 सेंटीमीटर वर्षा,
राजस्थान में 10 सेंटीमीटर वर्षा। देश में अधिकतर भागों में वर्षा होती है जून से सितंबर तक। ये मानसून का समय होता है हमारा। इस समय मानसूनी पवनें आती है और वो पवनें ही लगभग पूरे भारत में इस टाइम में वर्षा होती है। लेकिन तमिलनाडु का जो तटीय भाग है, तमिलनाडु अरब सागर के बंगाल की खाड़ी के किनारे पर है, तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है। पूरे देश में देखा जाए तो लगभग जून से सितंबर तक अब हमारा मानसून का समय चल रहा है, अब पूरे देश में वर्षा हो रही है। लेकिन तमिलनाडु के जो तटीय प्रदेश हैं वहाँ पर अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है। क्यों होती है वो हम आगे इसी पाठ में पढ़ेंगे, वो मैं आपको वहाँ बताऊँगा। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम है। अभी मैंने आपको बताया था समुद्र के तटीय क्षेत्र है, वहाँ तापमान कम होता है, वहाँ समजलवायु है। दिन और रात के तापमान में या अधिकतम या न्यूनतम तापमान में बहुत ही कम अंतर होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे क्योंकि वर्षा पूर्व से होती हुई आएगी। मानसून जैसे कि हमने पढ़ा मेघालय में वर्षा सबसे ज़्यादा क्यों होती है। जो मानसून की पवनें आती है समुद्र से, और मानसून की पवनें सबसे पहले मेघालय में वर्षा करती है। मेघालय से फिर ये पश्चिम की ओर आएगी और जैसे जैसे ये पवनें आगे बढ़ेगी, वर्षा करती करती बढ़ेगी, तो इनमें वाष्प की मात्रा कम होती जाएगी। आगे आते आते इनमें वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। ये भिन्नता लोगों के जीवन में भी अंतर लाता है कि जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ के लोगों का जीवन अलग मिलेगा, वहाँ के लोगों के कपड़े आपको अलग, वस्त्र अलग, घर का प्रकार अलग। जहाँ वर्षा कम होती है, जैसे इसने बताया राजस्थान के घरों की दीवारें मोटी और छत चपटी होती है। गोवा तथा मंगलोर में ढाल वाली छतें होती है। असम में प्राय कुछ बांस के खंभों पर के मकान बने होते हैं। ये सब कहता है मौसम के हिसाब से, वहाँ की दशाओं के हिसाब से हर चीज़ में अंतर होता है। जलवायु नियंत्रण, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक: अक्षांश, ऊंचाई समुद्र तल से, वायु दबाव कैसा है, पवन कैसे चलती है, समुद्र से वो क्षेत्र कितना दूर है, महासागरीय धाराएं या ऊंचा उच्च लक्षण। ये चीज़ें वहाँ की जलवायु के ऊपर प्रभाव डालती है। पृथ्वी की गोलाई के कारण से प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। पृथ्वी अक्षांश जैसे कि हमारी भूमध्य रेखा है, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, चाहे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं, चाहे हम दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएं, गर्मी कम होती जाएगी। दिन रात के समय भूमध्य रेखा पर लगभग दिन रात समान होते हैं। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, तापमान घट जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी रहती है क्योंकि वहाँ तापमान कम होता है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब तथा पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार यह तापमान तथा वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी समुद्र का प्रभाव कम होता जाएगा। एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। महाद्वीपीय अवस्था गर्मी में बहुत अधिक गर्म, सर्दी में बहुत अधिक ठंडा होता है। हर महाद्वीप की अलग अलग अवस्थाएं हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र है जहां गर्म या ठंडी जल धाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर होती है, तब वह तट गर्म और ठंडा वायु की दिशाओं में चेंज होगा। उसके हिसाब से ही तट का पार्ट है वो गर्म या ठंडा होता जाएगा। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर ही क्यों स्थित है। लेकिन अधिकतर जो मरुस्थलीय उपोष्ण हैं वो महाद्वीप के पश्चिम किनारे पर ही क्यों है। किसी भी महाद्वीप के अंदर कोई भी मरुस्थल है वो उस महाद्वीप के पश्चिम में ही क्यों है,
अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में ऊंचावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी व गर्म वायु को अवरोधित करते हैं, रोकते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी अधिक हो कि वो वर्षा लाने वाली पवनों के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो उस क्षेत्र में वर्षा का कारण बन सकते हैं। पवन के विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। पवन के उल्टी तरफ का ढाल है। भारत में वर्षा आने का बहुत बड़ा कारक हिमालय पर्वत है। अगर हिमालय पर्वत ना होता तो भारत में मानसून के समय में वर्षा नहीं होती। ये मैं आपको आगे मैप में समझाऊंगा। तो वर्षा लाने में पर्वत की ऊंचाई बहुत बड़ा रोल अदा करती है। वो कैसे करती है वो आगे हम मैप में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही करेंगे।